सभी को नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके बिना केमिस्ट्री को आप ढंग से समझ ही नहीं सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स अपन डिफरेंट चैप्टर्स में हल करते हैं वो आज के टॉपिक को समझे बगैर आप हल नहीं कर सकते। जैसे मैं आप इस वीडियो की शुरुआत कुछ प्रश्नों के साथ करूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब आप कहेंगे कि कार्बन के परमाणु तो दिखते ही नहीं है, तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या गिने कैसे। या फिर मैं यूं कहूं कि मीथेन के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे सर ये कैसे सवाल पूछने लग गए आप। मीथेन का अणु आंखों से ही दिखाई नहीं देता है, उसको तोलें कैसे, उसका द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। ये सारी चीजें आज अपन पढ़ेंगे। परमाणु का एक अणु का द्रव्यमान भी निकालेंगे अपन, जो आपको द्रव्यमान या कोई भी पदार्थ दिया हुआ है उसमें अपन अणुओं और परमाणुओं की संख्या की गणना करना भी सीखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल अवधारणा और मोलर द्रव्यमान। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप 11th क्लास 12th क्लास डिफरेंट कंपटीशंस, नीट, IITG, BSc, MSc, इवन आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए अपन देखते हैं मोल होता क्या है। ये जो शब्द है ना मोल, ये क्या है। तो मोल तो एक सिर्फ सिंपल संख्या है। संख्या क्या है ये, एक मोल का मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23 होता है। जैसे अपन यूं समझ सकते हैं कि एक दर्जन क्या होता है, एक दर्जन 12। एक स्कोर क्या होता है 20। एक शतक क्या होता है 100। एक ग्रोस क्या होता है 144। इस तरह से अपन पढ़ते हैं। वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23। जैसे मैं आपको यूं भी बताऊं कि एक मोल टेबल, इसका क्या मतलब हो गया 6.02 गुणा 10 की घात 23 टेबल। मैं यूं कहूं एक मोल गेंद, तो इसका मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23 गेंद। कोई भी अपन एक मोल में ले रहे हैं, इसका मतलब वो इतनी संख्या में है। इस संख्या को अपन क्या कह रहे हैं, इतनी संख्या में अगर अपने पास कोई वस्तु है, कोई परमाणु है, कोई अणु है, तो अपन कहेंगे वो एक मोल है। इस संख्या को क्या कहा जाता है, इस संख्या को अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे Na के द्वारा इंगित करते हैं। ए मानी अवोगाद्रो और एन मानी नंबर। तो अवोगाद्रो नंबर कितना हो गया 6.02 गुणा 10 की घात 23। ये ध्यान रखिएगा, इसकी कोई इकाई नहीं है, ये एक संख्या है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ये सिंपल एक संख्या है। जैसे दर्जन में 12, स्कोर में 20, शतक में 100, ग्रोस में 144 होता है, वैसे ही एक मोल में इतने वस्तुएं, इतने कण होते हैं। ये एक संख्या है। और कोई भी जो पदार्थ है उसकी मात्रा का मापन मोल में करते हैं, मतलब पदार्थ की मात्रा की इकाई है। तो मैं यहां पे स्टार लगा के लिख दूं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की मात्रा की इकाई, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या हो गई, मोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, सिंपल है। अब देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में ही कुछ प्रश्नों से शुरुआत करी कि 3 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक अणु मीथेन का द्रव्यमान कितना है।
ये सब चीजें देखिए अपन कैसे ज्ञात करते हैं। ये कणों की संख्या कहां से आई वो भी अपन देखेंगे। तो एक सिंपल सा है, जैसे मैं यूं कहूं कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, वो अपन अगर देखें तो द्रव्यमान में देखिए कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ये अपन अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखिएगा कार्बन में एक्चुअली होता क्या है। कार्बन को अपन यूं लिखते हैं कार्बन 612, मतलब अपन इसका कौन सा समस्थानिक ले रहे हैं, C12 समस्थानिक ले रहे हैं। कार्बन 14 भी होता है। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार है वो भिन्न होते हैं। अपन कौन सा समस्थानिक ले रहे हैं, कार्बन 12। तो कार्बन 12 में देखिए क्या क्या है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये चीजें तो होती है ना। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, इसी को तो अपन कार्बन कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये अपने को पता है, अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.674 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम। यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो कार्बन के एक परमाणु का मास मतलब द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रोटॉन के द्रव्यमान को 6 से गुणा करो, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को भी 6 से गुणा करो और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी 6 से गुणा करके अपन जोड़ दें तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। अब देखिए इसमें इन तीनों कणों में से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतना कम है कि इसे अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, मतलब इसकी गणना में अपन इसको शामिल नहीं करते हैं, इतना कम होता है। तो एक्चुअली एक कार्बन एटम का द्रव्यमान कितना हो गया, 6 गुणा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के मास को 6 से गुणा कर दिया और न्यूट्रॉन के मास को भी 6 से गुणा कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। अब यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन देखिए आप, दोनों के मास लगभग बराबर हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये भी ये जनरली अपन पढ़ते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं कह रहा हूं मैं, लगभग बराबर होते हैं। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि अगर दोनों को अपन 12 गुणा मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मान देखिए क्या है, कि 6 और 6 को मैं 12 ले लूं गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों के लगभग देखिए 1.67 तो दोनों में है ही, गुणा 10⁻24 ये होता ही होता है। तो 12 गुणा 1.67 गुणा 10⁻24 ये जो मान आएगा ये क्या है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। क्लियर। अब इसमें देखिए ये जो है ना 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम, ये क्या चीज है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है ना, इसे 1 AMU कहते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। AMU का मतलब एटॉमिक
मास यूनिट। तो 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम क्या हो गया, 1 AMU हो गया। तो एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया, 12 AMU हो गया, एटॉमिक मास यूनिट हो गया। क्लियर है चीज। एक एटॉमिक मास यूनिट ध्यान रखिएगा, 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम को 1 AMU कहते हैं। क्लियर है चीज, ठीक है ना। अब देखिए इसमें, अब यहां पर अपने एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान की गणना कर ली। अब अपने एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए देख ले। ऑक्सीजन के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, यह भी अपन देख लें। जैसे कार्बन के लिए अपन ने गणना करी, वैसे ही अपन ऑक्सीजन के लिए गणना करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन 8 16, मतलब 8 इसका परमाणु क्रमांक है, 16 इसका परमाणु भार है। अपन इसका समस्थानिक कौन सा ले रहे हैं, ऑक्सीजन 16 इसका समस्थानिक ले रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इन तीनों कणों के द्रव्यमानों को जोड़ दें तो एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान आपके सामने आ जाएगा। अभी अपन ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्रव्यमान को अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो अपन एक ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान में क्या जोड़ेंगे, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ही जोड़ेंगे। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो क्या है, लगभग बराबर है। तो अपन यूं कह दें कि 8 और 8 कितने हो गए, 16 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। ये प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का आप द्रव्यमान मान सकते हैं। और संख्या कितनी हो गई, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो 16 से गुणा कर दिया। 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम क्या है, 1 AMU है। तो ये क्या हो गया, 16 AMU, 16 एटॉमिक मास यूनिट हो गया ऑक्सीजन का। ये एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए अपन ने एक एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया है। अब अगर अपन एक मोल की बात करें, देखिए यहां पर तो मोल अवधारणा देख रहे हैं, साथ ही अपन मोलर द्रव्यमान भी तो देख रहे हैं ना। मोलर द्रव्यमान का मतलब है मोलर मास। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो अपन एक मोल की बात करें, यहां तो एक परमाणु की बात कर रहे थे, अब एक मोल की बात करें तो देखिए चीजें जुड़ती चली जाएंगी, आप इसको समझते जाएं और बहुत ही आसान हो जाएगा ये। एक मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान मतलब क्या है, 12 AMU, मतलब 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। ये एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है। एक मोल कार्बन का मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23 कार्बन परमाणु। हो गया कि नहीं, ठीक है। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो एक मोल कार्बन का कितना हो जाएगा, अतः एक मोल कार्बन परमाणु
का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 मोल जो संख्या है इसको एक कार्बन के परमाणु से गुणा कर दूं, ठीक है ना। तो देखिए एक कार्बन का तो ये रहा 12 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -24, एक कार्बन का हो गया। 1 मोल का कितना होगा? अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दूं क्योंकि 1 मोल में इतने कार्बन होते हैं। 6.02 गुणा 10 की घात 23, ये आ जाएगा ग्राम में, ठीक है ना। अब देखो 1.67 6.02 से गुणा होके लगभग 10 आएगा, करके देखना आप। 1.67 को 6.02 से गुणा करेंगे तो लगभग 10 आएगा। तो मैं इसको लिख दूं 12 गुणा 10 की घात -24 गुणा 10 गुणा 10 की घात 23। तो ये 10 की घात 23 इस 10 से गुणा होगा 10 की घात 24 हो जाएगा। ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएंगे, क्या बच गया? 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना आया? 12 ग्राम आया। और 12 क्या है? 12 इसका परमाणु भार है। और चूंकि ये 1 मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास बोलेंगे इसे। तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का द्रव्यमान है। अब चूंकि 12 क्या है? परमाणु भार, और उसके साथ क्या लग रहा है? ग्राम लग रहा है। तो मोलर द्रव्यमान को या मोलर मास को यहां पर और क्या बोल सकते हैं? ग्राम परमाणु भार बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम परमाणु भार इसको अपन बोल सकते हैं, या ग्राम एटॉमिक मास भी इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि जो परमाणु भार है उसी को अपन यहाँ ग्राम के रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे आप कि किसी भी पदार्थ के, या जो पदार्थ अपने को अगर परमाणु के रूप में दिया हुआ है, किसी भी पदार्थ जो परमाणु के रूप में दिया हुआ है उसके 1 मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा होती है। जैसे 1 मोल कार्बन का मतलब कार्बन के परमाणु भार के बराबर ग्राम, तो कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12, मतलब 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल हो गया। वैसे मैं अगर यूं कहूं कि 1 मोल सोडियम एटम्स या 1 मोल सोडियम, तो इसका मतलब सोडियम के परमाणु भार के बराबर ग्राम। 1 मोल सोडियम का मतलब क्या हो गया? 23 ग्राम सोडियम, क्योंकि सोडियम क्या है? उसका परमाणु भार है 23 होता है सोडियम का। तो 1 मोल सोडियम का मतलब 23 ग्राम सोडियम। और यहां पे अपन कहेंगे 1 मोल सोडियम का मतलब अगर सोडियम के 6.02 गुणा 10 की घात 23 परमाणु लेंगे, सोडियम परमाणु, तो उसमें 23 ग्राम द्रव्यमान होगा, या 23 ग्राम सोडियम में 6.02 गुणा 10 की घात 23 सोडियम परमाणु होंगे। तो किसी भी पदार्थ के लिए अपन उसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर ग्राम लेते हैं तो उसमें परमाणुओं या अणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन मोल की परिभाषा भी दे सकते हैं कि ये जो संख्या है ये कहाँ से आई। ठीक है, अवोगाद्रो ने इसको बताया था और इसको स्टैंडर्ड मानते हैं कार्बन 12 से अपन तुलना करके। तो देखिए 1 मोल को अपन परिभाषित कैसे करते हैं, यहां से अपन देखेंगे। ये क्वेश्चन अपन हल किया है ना कि 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आया? 12 ग्राम। तो इसका मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23 कार्बन परमाणु बराबर 12 ग्राम कार्बन। और कार्बन भी कौन सा?
कार्बन 12। तो 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो उसमें 6.02 गुणा 1023 कार्बन परमाणु होंगे। और ये क्या है? 1 मोल। तो 1 मोल कार्बन परमाणु बराबर 12 ग्राम कार्बन 12। अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मोल को अपन यहां परिभाषित कैसे करेंगे। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में होती है। बात समझ में आई? कार्बन 12 के 12 ग्राम में कणों की संख्या कितनी है? 6.02 गुणा 1023 ग्राम। 23 कणों की संख्या, ग्राम नहीं, 6.02 गुणा 1023। और किसी भी अन्य पदार्थ के लिए अपन 1 मोल लेंगे तो उसमें कणों की संख्या उतनी होगी जितनी 12 ग्राम कार्बन 12 में होती है। जैसे अपन यहां पे लिखें, देखिएगा 12 ग्राम कार्बन 12 में कणों की संख्या बराबर 16 ग्राम ऑक्सीजन 16 में कणों की संख्या बराबर 23 ग्राम सोडियम में कणों की संख्या। देखिए सब बराबर हैं, ये इनमें कणों की संख्या बराबर है। 12 ग्राम कार्बन 12 का मतलब परमाणु भार के बराबर आपने ग्राम लिया है, इसका मतलब 1 मोल हो गया। तो ये 1 मोल कार्बन हो गया। और यहां पर 16 ग्राम ऑक्सीजन 16 मतलब ऑक्सीजन के परमाणु भार के बराबर आपने ग्राम लिया, तो ये भी 1 मोल हो गया। और 23 ग्राम सोडियम का मतलब सोडियम के परमाणु भार के बराबर आपने ग्राम लिया है, तो ये भी 1 मोल हो गया। तीनों ही पदार्थ 1-1 मोल हैं, तो तीनों में ही कणों की संख्या 6.02 गुणा 1023 होती है तीनों में। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे, ये परमाणुओं से संबंधित। अगर अणु है तो अणु भार ले लेंगे। तो अणु भार में देखिए सिंपल सा है, जहां परमाणु भार आप काम में ले रहे हैं वहां पे आप अणु भार काम में लें। कि किसी भी पदार्थ के लिए अगर आप अणु भार के बराबर ग्रामों में मात्रा लेते हैं तो इसका मतलब वो 1 मोल है, उसमें कणों की संख्या 6.02 गुणा 1023 होती है। उदाहरण के तौर पे लें, जैसे 16 ग्राम मीथेन लें आप। ठीक है, अब मीथेन का अणु भार देखिए, मीथेन का अणु भार कितना है? अपन जोड़ लें, कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो 12 + 4 मतलब 16 हो गया। तो मीथेन का अणु भार कितना है 16, और अणु भार के बराबर अगर आपने ग्राम में मात्रा ली है इसका मतलब 1 मोल। तो अपन कह सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन का मतलब हो गया 1 मोल मीथेन। अणु भार के बराबर अगर आपने ग्राम में मात्रा ली है, ग्राम में द्रव्यमान लिया है, तो वो 1 मोल हो गया। और इसका मतलब 16 ग्राम मीथेन बराबर 6.02 गुणा 1023 CH4 अणु। तो मीथेन के इतने अणुओं में 16 ग्राम द्रव्यमान होगा। 1 मोल मीथेन का मतलब 16 ग्राम मीथेन, और 1 मोल मीथेन का मतलब 6.02 गुणा 1023 मीथेन के अणु। तो संख्या में तो यह आएगा, और द्रव्यमान में उसके अणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा आ जाएगी। क्लियर है? तो परमाणु भार, अणु भार और मोलों के मध्य संबंध के आप समझ गए होंगे। परमाणु दिए हुए हैं तो परमाणु भार के बराबर अगर ग्राम में लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अणु दिए हुए हैं तो अणु भार के बराबर अगर ग्राम में मात्रा लेंगे तो वो उसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले, वैसा ही एक क्वेश्चन अपन यहां पे हल करते हैं।
4 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या कितनी है, या अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चार ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या क्या है, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सा हल है। अभी अपन ने देखा किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कितना है। अगर परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर ग्राम, और अगर अणु है तो अणु भार के बराबर ग्राम। ठीक है ना। तो देखिए CH4 का अणु भार कितना है, 12 + 4 मतलब 16। अणु भार के बराबर अगर अपन ग्राम ले लें तो मतलब 16 ग्राम अगर ले लें तो क्या हो गया, ये 1 मोल हो गया। और 1 मोल का मतलब 6.02 गुणा 10⁻23 हो गया। इतने अणु हो गए कि नहीं। 1 मोल का मतलब इतने अणु हो गए 16 ग्राम में। क्लियर है, क्योंकि अणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा ली तो ये 1 मोल हो गया। अब 1 ग्राम अगर मीथेन लें तो कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.02 गुणा 10⁻23 बटा 16 हो जाएगा कि नहीं। और अगर अपन 4 ग्राम मीथेन लें तो 1 ग्राम में इतने अणु हैं, तो 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.02 गुणा 10⁻23 बटा 16 गुणा 4, ये अणु हो जाएंगे 4 ग्राम मीथेन में। क्लियर है ये चीज। ठीक है ना। तो ये तो अणुओं की संख्या हो गई। अगर अपन मोलों की संख्या की गणना करना चाहें तो देखिए क्या होगा। मोलों की संख्या की गणना करेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। 4 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या की गणना करनी है। ठीक है ना। तो देखिए अपने को पता है कि 16 ग्राम, या फिर यूं कहें, हाँ ठीक है, यूं 16 ग्राम मीथेन मतलब 1 मोल। जानते हैं अणु भार के बराबर अगर अपन ग्राम में मात्रा लेंगे तो 1 मोल आएगा। 1 ग्राम मीथेन मतलब 1/16 मोल हो गया कि नहीं। 16 ग्राम मीथेन का मतलब तो 1 मोल हो गया। 1 ग्राम मीथेन का मतलब हो गया 1/16 मोल। दिया हुआ क्या है, 4 ग्राम। 4 ग्राम मीथेन का मतलब क्या हो गया, 1/16 गुणा 4 मोल, मतलब हो गया 4/16 मोल। ये अपन मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, 4 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या, यहां से अपन एक सूत्र निकालते हैं मोलों की संख्या की गणना के लिए जो सभी पे लागू होगा। ये 4 क्या है, ये 4 जो द्रव्यमान है पदार्थ का वो है, और है ना, देखिए 4 ग्राम। और ये 16 क्या है, ये 16 है इसका अणु भार। परमाणु होता तो परमाणु भार आता। तो किसी भी पदार्थ के लिए मोलों की संख्या की गणना करने के लिए एक सूत्र आ जाता है, मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटा परमाणु भार या अणु भार। तो किसी भी पदार्थ के लिए मोलों की संख्या की गणना अपन कर सकते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान जो कि ग्राम में लेंगे आप, बटा परमाणु है अगर पदार्थ में, पदार्थ है ना वो, उसमें अगर परमाणु है सारे कण तो परमाणु भार,
और अगर उस पदार्थ में संघटक कण अणु के रूप में है तो आप अणुभार काम में लेंगे। तो इस तरह से अपन ये मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण लें, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, सूत्र क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार, यहां तो अणु है तो अणु भार काम में लेंगे। तो देखिए क्या है, ऊपर तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 8 ग्राम, 8। ठीक है, नीचे आएगा अणु भार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना है NaOH, इसमें सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, मतलब हो गया 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार है 40, तो 8/40 मतलब हो गया 1/5 मोल। तो 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया 1/5 मोल। और इसमें अणुओं की संख्या अगर आपको निकालनी हो तो ये तो मोलों की संख्या हो गई। इसको अगर अपन और आगे हल करें तो 1/5 मोल है, तो इसका मतलब इतने अणु हो गए। 1 मोल में तो इतना होता है और यह है 1/5 मोल, तो इसमें 1/5 से इसको गुणा कर दिया, तो इतने अणु इसमें 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में इतने अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं आप, मतलब इतने अणुओं का 8 ग्राम होता है, तो एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 में इसका भाग दे दें, इतने अणुओं का 8 ग्राम है द्रव्यमान। ठीक है, तो एक अणु का कितना हो जाएगा, 8 में इस संख्या का भाग दे दे तो वो एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना। अब देखिए अपन इस मोल अवधारणा का संबंध गैसों के आयतन से कैसे करते हैं, क्योंकि जो गैसें हैं ना उसको अपन सामान्यतः आयतन के रूप में लेते हैं गैसों को। तो गैसों के लिए देखिए क्या है, जैसे अपन सिंपल सी बात करें, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.414 लीटर होता है। एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, गैस कोई सी भी हो चाहे, एसटीपी का मतलब देखिए क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप व मानक दाब। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है 1 वायुमंडल। तो 273 केल्विन तापमान और 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना हो जाता है 22.414 लीटर होता है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि कई बार आयतन डेसीमीटर क्यूब के रूप में भी दिया हुआ होता है। तो 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 22.414 लीटर क्या हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं। तो देखिए इतने ताप और इतने दाब पर, मानक ताप और मानक दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.414 लीटर होता है। 1 मोल गैस का मतलब उस गैस में अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे। जैसे उदाहरण लें, एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन क्या हो जाएगा 22.414 लीटर होगा, या इसको मैं यूं लिख दूं 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा।
ठीक है। और 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु गैस, 23 अणु ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के कितने अणु हैं 1 मोल में? इतने अणु। तो ऑक्सीजन गैस के इतने अणु हैं तो उनका आयतन कितना हो जाएगा मानक ताप और दाब पर? 22.414 लीटर हो जाएगा या 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इतने आयतन में मानक ताप और दाब पर किसी भी गैस में कणों की संख्या इतनी होती है। अब देखिए क्वेश्चन हल करते हैं, क्योंकि कोई भी अपन जब तक क्वेश्चन हल नहीं करेंगे तो वो ये पक्का नहीं माना जाता कि अपन ये चीज समझ ली है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस के आयतन में एसटीपी पर अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, अभी अपन ने देखा, इसको अगर अपन हल करें, एसटीपी पर एक मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। क्लियर है चीज? या फिर मैं यूं लिख दूं 22.414 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 मोल ऑक्सीजन गैस। लिख सकता हूं कि नहीं? एसटीपी पर ये है ही। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 1/22.414, ये 22.414 नीचे चला गया, मोल ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना? अब चूंकि कितना दिया हुआ है गैस? 5.6 डेसीमीटर क्यूब, तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा? ये तो 1 मोल, 1 डेसीमीटर क्यूब में इतने मोल थे, 5.6 डेसीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा? 1/22.414 गुणा 5.6 मोल। ये तो मोलों की संख्या निकली है। अब 1 मोल का मतलब 6.02 गुणा 10 की घात 23, ये अपने देखा ही, इसको 1 मोल कहते हैं। अब मोलों की संख्या तो निकाल लिया आपने, अब अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ये तो मोलों की संख्या है, इस मोलों की संख्या को 1 मोल में जो कणों की संख्या है उससे गुणा कर दो। 6.02 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन अणु हो जाएंगे। तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? ये अणुओं की संख्या आ जाएगी 5.6 डेसीमीटर क्यूब आयतन में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या एसटीपी पर। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए जो 22.61414 जो आया अपने पास, वो चूंकि एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन है, तो एसटीपी पर ये जो 22.414 लीटर या 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, इन्हें अपन क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं।
मतलब मोलर आयतन कहते हैं। क्योंकि ये 1 मोल गैस का आयतन होता है मानक ताप और दाब पर। मतलब ये आयतन कितने अणुओं का हो गया? 6.02 गुणा 10⁻23 अणुओं का आयतन इतना हो जाता है मानक ताप और दाब पर। तो इस तरह से आप किसी भी छोटे से छोटे परमाणु अणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अगर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है तो उसमें कणों की संख्या की गणना कर सकते हैं। गैसों के लिए अगर आपको आयतन दिया हुआ है तो उसके लिए आप कणों की संख्या निकाल सकते हैं। कणों की संख्या अगर दी हुई है गैस के लिए तो उनका कुल आयतन निकाल सकते हैं। इन सब की गणना कर सकते हैं अपन मोल अवधारणा की सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो देखी ये सब क्लियर हो भी गया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ढंग से देखें। आपकी बुक्स में या अन्य जो कंपटीशंस की बुक्स वगैरह आती हैं उनमें जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप हल करके इसको और अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।